तो चलो बच्चों देखो, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो सेल की सामान्य बातें जैसे सेल थ्योरी, फिर नई सेल कहाँ से बनती है, ये सब चीज़ें बात कर लिए। सेल पे मेम्ब्रेन की, सचवान सेडन की, रॉबर्ट विर्चॉ की, वहाँ से जहाँ से सवाल आते हैं उन चीज़ों को भी हम लोगों ने देख लिया कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनली हैं जिन पे मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, कौन कौन से हैं जिन पे मेम्ब्रेन है, कौन से ऐसे हैं जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कॉमन रूप से पाए जाते हैं, कौन है जो सिर्फ एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक, और नॉन बाउंडेड है, कौन है जो पे मेम्ब्रेन होती है, ठीक। ये सारी बातें कर लिए और हमने देख लिया कि वहाँ कहाँ से नीट में सवाल आता है। अब आगे की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं हमें कमांड बनाना है एनसीईआरटी पे, ठीक। यही एक माध्यम है जिससे हम 85 प्लस या 90 तक पहुंच सकते हैं। जितना रिवीजन होगा उतना नंबर आएंगे। एक बार अच्छे से रिवीजन, उसके बाद लगातार 8 से 10 बार रिवीजन और नंबर तभी आएंगे, ठीक। ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में पढ़िएगा तो उससे बेटर है आप भी 80 कर ले, ठीक है। नहीं तो फिर एनसीईआरटी पे कमांड बनाइए और नीट क्वालिफाई करिए। चलिए आगे चलिए। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करता है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है हम पढ़ चुके हैं, हमें पता है। न्यूक्लियस सब्सेंट है तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की भी बात नहीं होगी, वो हो गई प्रोकैरियोटिक, ठीक है। अब देखिए प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन कौन रिप्रेजेंट करता है। हम लोग पहले भी क्लासिफिकेशन में पढ़े थे, यहाँ भी पढ़ लेते हैं। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, प्लूरोनुमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है ये शो करते हैं। जिसमें माइकोप्लाज्मा के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़े, क्या, स्मॉलेस्ट सेल होती है। याद रखेंगे इस बात को, सीधा सीधा सवाल पूछता है, वहां अभी पीछे पढ़ के हम लोग आ रहे हैं, इसको मैंने बताया भी कि याद कर लेंगे। क्या, स्मॉलेस्ट सेल कितने की थी, 0.3 माइक्रोमीटर, यही तो थी, तो इसको याद रखेंगे, ठीक। तो कौन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब न्यूक्लियस सबसेट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। ऐसी कौन कौन, बैक्टीरिया शो कर रहा है, ब्लू ग्रीन एल्गा, इसका एक और नाम साइनोबैक्टीरिया। भाई ये सब याद रखें आप लोग, ठीक है, ठीक। और माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, ये सारी जो है क्या शो कर रही है, प्रोकैरियोटिक सेल्स को शो कर रही हैं, ठीक। जो होती हैं छोटी होती हैं और यूकैरियोटिक सेल से ये सेल तेजी से मल्टीप्लाई करती हैं, ठीक, क्योंकि इनमें सिर्फ क्या होता है, माइटोसिस, मतलब ये स्मॉलर भी होती है और मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे क्यों करती हैं। ये माइटोसिस होता है, जबकि इसमें माइटोसिस प्लस मियोसिस की प्रोसेस है, आगे देखेंगे। चलिए, दे में वेरी जेनेटिकली शेप इन साइज, ये जो हैं बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं, किसमें, अपने शेप और साइज में। जैसे जैसे हम देखेंगे बैक्टीरिया का शेप, इसे हम डिटेल में भी पढ़ चुके हैं। अगर पीछे आपको याद हो तो हम लोगों ने जहाँ क्लासिफिकेशन पढ़ा था वहाँ बैक्टीरिया और ई बैक्टीरिया की बात की थी, वहाँ पे ये सारे स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, इनसे सीधा क्वेश्चन गिरता है, ये बता भी चुका हूँ, ठीक। क्या होता है, बैक्टीरिया अगर बेसिलस शेप में है तो वो कैसे शेप में है, रॉड लाइक। अगर कोकस है तो वो कैसे शेप में है, स्पेरिकल, सीधे सवाल गिरता है। विब्रो है तो कैसा है, कोमा शेप्ड है, और स्पाइलम है तो कैसा है, स्पाइरल शेप्ड है, ठीक है, एक रिंग की तरह स्पाइरल शेप्ड है, ठीक है। ये हो गई सामान्य सी बातें, ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर even though prokaryotic exhibits a wide variety of shape and function। जो ऑर्गेनाइजेशन है किसी भी जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका जो सेल का ऑर्गेनाइजेशन है, बनावट है, वो तो लगभग सेम होता है। जबकि हम देखेंगे कि इसका शेप और इन सेल्स का, प्रोकैरियोटिक जो सेल्स है उनके फंक्शन डिफरेंट होते हैं, पर ऑर्गेनाइजेशन लगभग सेम होता है, ठीक है भाई। ये प्रोकैरियोटिक सेल की बात हुई। आगे चलिए, आगे क्या कर रहा है, जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं, एनसीईआरटी खोल लीजिए अपने सामने, ठीक है, एनसीईआरटी अपने सामने खोले रखिए। चलिए आगे चलिए, देखिए जितनी भी, आराम से, जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल है वो क्या है उनके पास एक सेल वॉल है जो सराउंडेड है सेल मेम्ब्रेन से, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्म। सीधा नीट का क्वेश्चन,
सीधा नीट का क्वेश्चन, किसके पास सेल वॉल नहीं है? कौन सा है भैया, कौन सा प्रोकैरियोट है? माइकोप्लाज्म, याद रखेगा। तो प्रोकैरियोट सेल जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं सेल वॉल सराउंडिंग है सेल के, और उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन है जो सेल मेम्ब्रेन कहला गई। लेकिन एक्सेप्ट कौन है? माइकोप्लाज्म, इसमें ये कहानी नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है और सीधे नीट में पूछता है, सीधे नीट में पूछता है। ये एक्सेप्ट कौन है? ये एक्सेप्ट है माइकोप्लाज्म, याद रहेगी बात, ठीक है। याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल सेम ऑर्गेनाइजेशन इनका सेम होती है, बनावट सेम होती है, पर ये शेप और फंक्शन में वेरी करते हैं। हम देखेंगे जब प्रोकैरियोटिक सेल को लेके, तो देखेंगे उसके पास बाहर सेल वॉल है, सराउंडेड है सेल मेम्ब्रेन से। लेकिन ये कहानी किस प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती? माइकोप्लाज्म जो स्मॉलेस्ट सेल है उसमें, जिसके पास स्मॉलेस्ट सेल है उसमें ये कहानी में सेल वॉल की कहानी नहीं होती है, सेल मेम्ब्रेन की कहानी नहीं होती है। ये चीजें याद रखेंगे, माइकोप्लाज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, द फ्लूइड मैट्रिक्स जो सेल में भरा होता है, जो सेल में मैट्रिक्स भरा होता है उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म में ही सारे फंक्शन सेल के होते हैं, ये हम जानते हैं, ठीक है। अब जब हम प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं तो हम सीधी सी बात जानते हैं कि न्यूक्लियस की कहानी है नहीं, तो नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। सही भाई, न्यूक्लियस की कहानी प्रोकैरियोटिक में नहीं है, अभी पढ़ के आए थे, उसी बेस पे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को बांटे थे हम लोग। आगे चलते हैं, तो जब कोई न्यूक्लियस नहीं है तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा है? नेकेड है, नंगा है, कोई इन्वॉल्व जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उस पर नहीं है, क्योंकि उस पर न्यूक्लियस की हम बात ही नहीं करेंगे। तो जेनेटिक मटेरियल जो प्रोकैरियोटिक में होता है वो कैसा होता है? नेकेड होता है, मतलब कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके जो है जेनेटिक मटेरियल के ऊपर नहीं होती है। और ये जेनेटिक मटेरियल की कहानी क्या है? जीनोमिक डीएनए, या तो सिंगल क्रोमोसोम या सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए बैक्टीरिया हम पढ़े हैं ना भाई, तो प्रोकैरियोटिक में कैसा होता है? सिंगल क्रोमोसोम है। जो जीनोमिक डीएनए वो क्या है? या तो सिंगल क्रोमोसोम के रूप में प्रेजेंट है या सर्कुलर डीएनए के रूप में प्रेजेंट है, ठीक है। और बैक्टीरिया में हम क्या पढ़े हैं पीछे कि सर्कुलर डीएनए होता है, और उस डीएनए के जो जीनोमिक डीएनए है, जीनोमिक जो मटेरियल है उसके ठीक बाहर एक एक्स्ट्रा डीएनए पार्ट होता है, ठीक बाहर आउटसाइड में एक एक्स्ट्रा डीएनए पार्ट होता है छोटा सा, और उसे टर्म देते हैं प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड टर्म आएगा तो सीधे सवाल बनता है कि स्मॉलर एक्स्ट्रा डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड। और कहाँ की कहानी? बैक्टीरिया की। देखिए, मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। जो मेन डीएनए जीनोमिक डीएनए थे उसके ठीक आउटसाइड में इस जो है आउटसाइड में क्या होता है? स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है, और उस स्मॉल डीएनए को क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। तो या तो सीधे बोलेगा कि एक्स्ट्रा डीएनए, एक्स्ट्रा पीस डीएनए या एक्स्ट्रा डीएनए की जब बात करेगा तो क्या टर्म देंगे? प्लाज्मिड्स देंगे। और कहाँ? बैक्टीरिया में। याद रहेगा, बहुत स्टार बनाइए, सीधा सवाल पूछता है, सीधा सवाल बनता है, ठीक है। माइकोप्लाज्म से सवाल बना, प्लाज्मिड से सवाल बना। आगे चलिए, प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्ट सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया। और ये प्लाज्मिड डीएनए करते क्या है? जो एक्स्ट्रा जीनोमिक को छोड़ के जो एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए आउटसाइड में देखे जाते हैं वो करते क्या है? एक फिनोटाइपिक कैरेक्टर शो करते हैं, जो बाहरी इन्वायरमेंट से इफेक्टेड एक कैरेक्टर शो करते हैं। फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक कैरेक्टर बाहरी इन्वायरमेंट से जो इफेक्टेड है फिनोटाइपिक कैरेक्टर उससे करते हैं। उसमें करते क्या है? ये रेजिस्टेंस करते हैं बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक के खिलाफ। क्या करते हैं? सच कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। एक्स्ट्रा प्लाज्मिड का काम पूछेगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का काम पूछेगा। तो ये प्लाज्मिड डीएनए जो है कंफर्म सर्टेन जो यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया। वो कौन सा कैरेक्टर है फिनोटाइपिक? ये रेजिस्टेंस कर देते हैं बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक के खिलाफ। लाइन याद रहेगी, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, तीसरी लाइन, ठीक है। आगे चलिए, इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए यूज्ड टू। अभी हम आगे जब पढ़ेंगे, मतलब 12th की किताब, तो उसमें क्या पढ़ेंगे कि जो एक्स्ट्रा डीएनए है जिसको प्लाज्मिड कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है? ये मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए।
ये इसका खेला क्या है, जो फॉरेन डीएनए है उसका ये ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करेगा या ट्रांसफर करने के लिए यूज होगा इसका, ठीक है, किसका, इस प्लाज्मिड का। तो इसका फंक्शन यहाँ देख ले, हायर क्लास में मतलब 12 में, तो इसको पूरा डिटेल में ही पढ़ना है। तो प्लाज्मिड डीएनए इज यूज टू क्या है, बैक्टीरियल ट्रांसमोशन विथ फॉरेन डीएनए, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। हायर क्लास में पूरी डिटेल में इस बात को पढ़नी है। देखिए एनसीईआरटी जो हम 11-12 में पढ़ते हैं वो इम्पॉर्टेंट रहता है टॉपिक के हिसाब से, ठीक, और नीट में जो एनसीईआरटी हम पढ़ते हैं वो इम्पॉर्टेंट रहता है बिटवीन द लाइन, जाके किसी भी लाइन से सवाल आ सकता है, ठीक। अगर प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में अगर 11th में आपसे पूछे, अगर बोर्ड के एग्जाम में पूछे, तो आप जो है अगर लिखेंगे और ये डीएनए प्लाज्मिड की बातें कुछ छोड़ भी देंगे तो नंबर गेन होगा। लेकिन जो नीट में पूछता है वो किसी भी लाइन से सवाल आ सकता है, ठीक। यही अंतर है दोनों के तरीके में, पढ़ने के तरीके में। यहाँ बिटवीन द लाइन जाके पढ़ना है, वहां बिटवीन द टॉपिक जाके पढ़ना है। और मैं अभी भी बता रहा हूं कि नीट में एक ही तरीका है 85+ बायोलॉजी के क्वेश्चन सही करने का, एनसीईआरटी पे कमांड, और तभी होगा जब एक बार अच्छे से रिवीजन होगा, जिसके हिसाब से आपको पता चल जाए कि सवाल कैसे बन रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं। और उसके बाद जब आप 7 से 8 से 10 बार रिवीजन करेंगे तब जाके कहीं 85+ की बात बनेगी, ठीक है। तो आप जो है ये पहले डिसाइड कर लीजिए आपको बुक से पढ़ना है कि कैसे पढ़ना है। उसके बाद जो है कमांड के लिए बुक ही पढ़िए, मेरा सजेशन है, बाकी आपका इच्छा। आगे चलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन, ये तो हमें पता है गुरु, इसी के बेस पे तो हम बांट रहे थे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को। न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कहानी पे ही तो बांट रहे हैं, ठीक है। नो ऑर्गेनेल लाइक द वन इन यूकैरियोट आर फाउंड इन प्रोकैरियोट स्केप फॉर राइबोसोम। कोई भी ऑर्गेनेल पढ़ के आ रहे हैं ना सब, ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स सब तो पढ़ ही रहे हैं। लाइक द वन इन यूकैरियोट आर फाउंड इन प्रोकैरियोट, मैंने दोनों में पाई जा रही हो। तो किसको, कौन था जो दोनों में पाया जा रहा था, कौन था, वो था कौन सा, राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल नॉन बाउंडेड मेम्ब्रेन नहीं थी उस पर, अभी पढ़ के आ रहे हैं, जो दोनों में पाया जा रहा था, ठीक है। तो वहां मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ भी इंपॉर्टेंट लाइन है। यूकैरियोटिक एंड फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, कौन सी कहानी है, राइबोसोम, जो उस पे कोई मेम्ब्रेन नहीं है, नॉन बाउंडेड मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। आगे चलिए। प्रोकैरियोट हैव समथिंग यूनिक टू फॉर्म द इंक्लूजन, ठीक है। प्रोकैरियोट जो होता है वो क्या करता है, एक यूनिक फॉर्म स्ट्रक्चर है या यूनिक चीज है जो इंक्लूजन्स कहलाता है। यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। इंक्लूजन में क्या होता है, रिजर्व मटेरियल होता है, अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोकैरियोट समथिंग फॉर्म ऑफ इंक्लूजन, अभी इंक्लूजन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। रिजर्व मटेरियल है। और स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएट फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मीसोसोम। जो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है किसकी, प्रोकैरियोट की, वो एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएट फॉर्म में क्या होती है, प्रेजेंट रहती है, जिसे क्या कहते हैं, मीसोसोम। और ये प्रोकैरियोट का ही, प्रोकैरियोट पढ़ रहे हैं तो उसी का क्या है, कैरेक्टर है, ठीक है। और दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ठीक, इसेंशियल है किसके लिए, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो आपको क्या है, इंक्लूजन और मीजोसोम, ये दोनों अभी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। ये दोनों किसका कैरेक्टर है, ये दोनों कैरेक्टर है किसका, प्रोकैरियोट का। और इसमें क्या होता है, मीजोसोम क्या है, सीधे सवाल, डिफरेंशिएट फॉर्म है किसका, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी। और कैरेक्टर किसका है, कैरेक्टर है प्रोकैरियोट का। दो टाइप का सवाल बनता है। मीजोसोम है क्या, मीजोसोम है डिफरेंशिएट फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और बनता किसमें, प्रोकैरियोट में। एसेंशियल इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन का एक जरूरी फोल्डिंग है, इनफोल्डिंग है। अभी इसका सारा इंपॉर्टेंट भी पढ़ेंगे, क्या है पढ़ेंगे। उसी तरह इंक्लूजन की बात आएगी, फॉर्म ऑफ इंक्लूजन, यूनिक कैरेक्टर है किसका, प्रोकैरियोट का, ठीक है। ये सारी बातें प्रोकैरियोट में यहाँ आती हैं, ठीक। उसके बाद ये छोटा सा कोने में फिगर दिख रहा है हमें,
उसे भी देख ले, क्या उसमें कुछ पढ़ने लायक है? कुछ पढ़ने लायक हो तो पढ़ ले भाई। देखिए पीपीएलओ अबाउट कितना दे रहा है, 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, पीपीएलओ को कई बुकों में हमने देखा था माइकोप्लाज्म भी कह दे रहा था। ठीक है, क्योंकि माइकोप्लाज्म स्मॉलेस्ट सेल मानता है, वो 0.3 माइक्रोमीटर की कहानी थी। पीपीएलओ वायरस उससे बड़ा, फिर यूकैरियोटिक सबसे बड़े होते हैं, और बैक्टीरिया इनसे बड़ा। माइकोप्लाज्म वायरस से बड़ा स्ट्रक्चर होता है सेल्स का इनका। ठीक है, यूकैरियोटिक सबसे बड़ा होता है। इसमें कुछ पढ़ने लायक ऐसा नहीं था। डायमीटर याद कर लेंगे यहाँ पीपीएलओ का 0.1 माइक्रोमीटर, और टाइपिकल बैक्टीरिया का 1 to 2 माइक्रोमीटर। मतलब पीपीएलओ से बड़ा वायरस है 0.2 to 0.2 माइक्रोमीटर, और उसके बाद बैक्टीरिया, उसके बाद यूकैरियोटिक सेल। ये सेल का अरेंजमेंट देखिए, सवाल खोजने पे है, सवाल हमने खोज लिया। क्या खोजा हम लोगों ने कि सेल का जो है अरेंजमेंट कीजिए। कैसा अरेंजमेंट? साइज के कैसे, असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों फॉर्म में, या तो बढ़ते हुए क्रम में या तो घटते हुए क्रम में। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? पीपीएलओ, फिर वायरस, उसके बाद टिपिकल बैक्टीरिया, और उसके बाद सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? यूकैरियोटिक सेल। अगर सेल अरेंजमेंट से कोई क्वेश्चन आ गया, यहाँ से उठा लिया, फिगर देखा, कहा सेल अरेंजमेंट से ही पूछ दे कौन सबसे बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर बताओ, यह सबसे घटते हुए क्रम में बताओ, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आपको याद रखना चाहिए पीपीएलओ 0.1 माइक्रोमीटर, वायरसेस 0.2 माइक्रोमीटर तक, बैक्टीरिया 2 माइक्रोमीटर तक, और यूकैरियोटिक सबसे बड़ी होती है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी निकल के आ सकता है, इसलिए हमने बता दिया, आप देख लीजिए। ठीक, कोई भी एनसीईआरटी की बात फिजूल नहीं हो सकती, सवाल कहीं से बना सकते हैं। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन की मार है अब, क्योंकि कोर्स लिमिटेड है, कोर्स एनसीईआरटी है बायोलॉजी, और बहुत लड़के 85 और 85 प्लस कर रहे हैं, इसलिए मार्ग है कि हर चीज आनी चाहिए। चलिए सेल इन्वॉल्व एंड मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। जो भी सेल के ऊपर इन्वॉल्व है उसके और उसके मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। आइए पढ़ते हैं। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक की बात कर रहा है, जैसे बैक्टीरियल सेल थी, बाकी सब चीजें थी, तो बैक्टीरियल सेल की बात कर रहा है कि जो इसका बाहर का सेल का इन्वॉल्व है, जो सेल के बाहर का आवरण है, ठीक है, वो बहुत से केमिकल कॉम्प्लेक्स का मिलकर बना होता है। ठीक, कौन कौन से है? सेल इन्वॉल्व कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंडेड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। ये जो सेल इन्वॉल्व है किसका? प्रोकैरियोटिक सेल्स का। प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल इन्वॉल्व है कितने लेयर का मिलके बना होता है? 3 लेयर का, 3 लेयर का। कौन कौन भाई? आउटर मोस्ट ग्लाइकोकेलिक्स, सबसे बाहर की कहानी में कौन आ गया? ग्लाइकोकेलिक्स, और उसके बाद सेल वॉल, और सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है भाई, तो आउटर मोस्ट ग्लाइकोकेलिक्स फॉलोड बाय सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तीनों याद रखेंगे, तीनों का याद रखिएगा, आउटर टू इनर, आउटर टू इनर। ठीक है, ये याद रखिएगा, हो सकता है सवाल बना ले। ठीक, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकेलिक्स, फिर सेल वॉल, और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एल्दो ईच लेयर ऑफ इन्वॉल्व, जो ये तीनों लेयर की बनी है सेल इन्वॉल्व, सेल के बाहर का कवर, वो जो है अलग अलग फंक्शन शो करते हैं, और वो तीनों आपस में मिलके एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट बनाते हैं। अलग अलग फंक्शन शो करते हैं, क्या करते हैं? डिस्टिंक्ट फंक्शन शो करते हैं, और एक्ट टुगेदर टू ए सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। एक आपस में मिलके एक्ट टुगेदर क्या करते हैं? सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करते हैं, जबकि तीनों लेयर क्या है? अलग अलग फंक्शन शो कर रही है। आगे चलिए, बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड, इसको बैक्टीरिया को क्लासिफाइड करते हैं बेसिस, किस बेसिस पे? डिफरेंस इन द सेल इन्वॉल्व। इस सेल इन्वॉल्व जो होती है प्रोकैरियोटिक में या बैक्टीरियक सेल पे, जो सेल की इन्वॉल्व होती है, जो 3 लेयर की बनी होती है, जो आउटर मोस्ट ग्लाइकोलेक्स, फिर फॉलोड बाय सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी होती है सिंगल प्रोटेक्टिव लेयर, जिसका फंक्शन अलग अलग होता है, उसके डिफरेंस के आधार पर बैक्टीरिया के ग्रुप को बांटा जाता है। ठीक है, और कैसे? जो एक ग्राम कल्चरिंग ग्राम मीडियम है, उसमें जो स्टैंड
शो करता है, ग्राम स्ट्रेन देता है, उसे ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, और जो नहीं देता है उसे बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। यहाँ तक की लाइन में कुछ नहीं है, ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम बैक्टीरिया हल्का सा ज़्यादा मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये चैप्टर खत्म होने के बाद हल्का सा पढ़ाऊंगा एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। ठीक, वहां देखेंगे इसकी बात, अभी यहाँ कुछ ऐसी बात नहीं बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं। ग्लाइकोकेलिक्स जो आउटर मोस्ट लेयर था, डिफरेंट इन कॉम्बिनेशन एंड थिकनेस, ये जो मिल के बना हुआ, जिससे मिल के बना होता है, माने कंपोजिशन, और इसकी मोटाई थिकनेस एमंग डिफरेंट बैक्टीरिया, अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग ग्लाइकोकेलिक्स जो आउटर मोस्ट लेयर से डेवलप की होती है। इट कुड बी लूज शीथ, जिन कभी कभी ये लूज शीथ की हो जाती है, लूज शीथ टाइप, कमजोर, पतली कमजोर, उसे कहते हैं स्लिम लेयर, ठीक है। और कहीं कहीं ये मोटी हो जाती है और टाइट रहती है, इसे कहते हैं क्या, कैप्सूल। क्या, ग्लाइकोकेलिक्स अगर लूज शीथ की है तो स्लिम लेयर, अगर यही मोटी हो गई तो कैप्सूल फॉर्म करेगी, ठीक है, टाइट। सेल वाल डिटरमाइन द शेप ऑफ सेल, सेल वाल क्या करता है, सीधे नीट का क्वेश्चन, सेल वाल का फंक्शन क्या है, सेल वाल जो है डिटरमाइन करता है क्या, शेप ऑफ द सेल, और प्रोवाइड करता है क्या, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्टर टू प्रिवेंट बैक्टीरियम फ्रॉम ब्रस्टिंग एंड कोलैप्सिंग। क्या काम है सेल वाल का, बैक्टीरिया में किया इसे, ये सेल के शेप को डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है क्या, सेल के शेप को, और प्रोवाइड करता है क्या, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर सपोर्ट, स्ट्रक्चरल बनावटी सपोर्ट, ऐसा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा कि बैक्टीरिया की सेल ना ब्रस्ट हो और ना कोलैप्स हो, ना चिपके आपस में, ना फट जाए, ठीक है। ये बैलेंस कौन करता है भैया, सेल वाल। सीधे पूछता है, ये हमें याद रखना है, ये हमें याद रखना है, सेल वाल, लेयर याद रखनी है, सेल याद रखना है। ग्लाइकोकेलिक्स अगर लूज हो तो क्या है, स्लिम है, अगर टाइट और थिक हो तो क्या है, कैप्सूल है, ठीक है। जो ग्राम स्ट्रेन शो करते हैं वो क्या है, सेल एनवेलप पे आधार पे ये डिफरेंशिएट होते हैं बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव पे, ठीक है। आगे चलिए, आगे चलिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए सिलेक्टिव परमेबल इन नेचर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ग्लाइकोकेलिक्स पढ़े भाई, फिर सेल वाल पढ़े भाई, फिर तीसरी लेयर क्या थी, सेल एनवेलप में प्रोकैरियोटिक के प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है, सिलेक्टिवली परमेबल, मतलब आप समझ गए होंगे, एनवायरनमेंट से क्या शो करती है, सिलेक्टिव परमेबल इन नेचर, ठीक है। किससे इंटरेक्ट रहती है, विथ आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है, बाहरी एनवायरनमेंट से, ठीक। और उसके बाद कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमेबल होती है, इस बात को भी याद रखेंगे, ठीक। आगे चलिए। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चर दैट ऑफ यूकैरियोट, ठीक। ये मेम्ब्रेन जो है सिमिलर होती है, कैसी, स्ट्रक्चरली, अपने आकार के, अपने बनने की संरचना के आधार पे यूकैरियोटिक के मेम्ब्रेन के सिमिलर होती है, ठीक। चाहे तो इस लाइन को अंडरलाइन कर ले, दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू द दैट ऑफ द यूकैरियोट, ठीक। ठीक है गुरु, तीनों लेयर को हम लोग पढ़ लिए, अरेंजमेंट देख लिए, आउटर मोस्ट से लेके आउटर मोस्ट ग्लाइकोकेलिक्स फॉलोड बाय सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब तीनों का देख लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिव मेम्ब्रेन की तरफ काम करता है, और वो सेल वाल जो है सेल के स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में काम करता है, और सेल को ब्रस्ट और कोलैप्स होने से बचाता है, प्रोटेक्टिव सपोर्ट करता है। ग्लाइकोकेलिक्स का भी काम देख लिए हम लोग, जो मोटा होता है, लूज होता है, वो स्लिम होता है, जो मोटा और टाइट होता है कैप्सूल फॉर्म करता है, ठीक है। इतनी बातें हो गई, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एनसीईआरटी को बहुत इजी वे में देखेंगे, बहुत आसान तरीके में विजन कर जाएंगे, तो रिवीजन में बड़ा मजा आएगा। अब देखिए, पीछे हम पढ़ के मीसोसोम, मैंने कहा था आगे डिटेल में पढ़ेंगे मीसोसोम को। क्या थी मीसोसोम, प्रोकैरियोटिक में पाई जाने वाली एक डिफरेंशिएट स्ट्रक्चर थी सेल मेम्ब्रेन की, जो फोल्ड हो जा रही थी, इंसेंशियल सेल मेम्ब्रेन फोल्डिंग स्ट्रक्चर थी मीसोसोम। कहाँ थी, प्रोकैरियोट में थी, मैंने वहीं कहा, याद कर लो। स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर मीजोसोम, ठीक है भाई, वो कैसे, विच इज फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल, ठीक है। बनी कैसे,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फैल जाने से, एक्सटेंशन होने से, ठीक है, इनटू द सेल, या सेल मेम्ब्रेन के फोल्डिंग से मीसोसोम बन गई। पीछे भी पढ़ के आ रहे हैं ये कहानी, ठीक। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, मीसोसोम कहाँ मिलता है, ये सब पढ़ के आ रहे हैं हम लोग पीछे से, ठीक। किसमें मिलता है, क्या है, ये बात खत्म हो गई। अब देखिए, दिस एक्सटेंशन आर इन द फॉर्म, जो ये मीजोसोम है, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंशन कर गई और ये स्ट्रक्चर आया, वो कई रूपों में प्रेजेंट रहता है। किस किस फॉर्म में, फॉर्म ऑफ वेसिकल, ट्यूबुल्स एंड लेमिया। सीधे क्वेश्चन पूछेगा भाई, ठीक है। वेसिकल, ट्यूबुल्स, लेमिया में किसका, ये एक्सटेंशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रहता है, जो मीजोसोम के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहता है रूप में, ठीक है। कौन कौन, वेसिकल, ट्यूबुल, लेमिना, तीनों का नाम याद रखेंगे, तीनों का नाम याद रखेंगे। स्टार बनाऊंगा, सीधे सवाल पूछता है कि जो प्रोकैरियोट में मीजोसोम स्ट्रक्चर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंशन कर गई है, वो किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, ट्यूबुल और लेमिया, तीनों याद रखेंगे भाई, ठीक। आगे चलिए, द हेल्प इन सेल वॉल, आगे के चैप्टर, आगे के पन्ने पर चलिए, किताब खोले रखा कीजिए भाई, बड़ा मजा आएगा रिवीजन में, ठीक है। आप रिवीजन करिए, उसके बाद देखिएगा रिवीजन में कितना मजा आएगा और चीजों पे क्या कमांड होगा, क्योंकि आपको आइडिया हो जाएगा कि सवाल यहाँ से आ रहे हैं, इस टाइप के आ रहे हैं। चलिए आगे क्या, द सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, ये काम हो गई इस मीसोसोम की, जो हम पढ़ रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से या मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से आ रही है। तीनों काम को अंडरलाइन करेंगे, जो थोड़ी सी बात वहां छूट गई है, रुक जाओ, उसको भी अंडरलाइन करें, नहीं तो तुम लोग जो है आगे बढ़ जाओगे भैया और काम दोगे बिगाड़। द हेल्प इन, किसके हेल्प में, द हेल्प इन इंपॉर्टेंट है भाई, इसका फंक्शन भी, द हेल्प इन सेल वॉल। अब आगे फॉर्मेशन की बात करेंगे, द हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है। एक अंडरलाइन करने के लिए देखो कहाँ कहाँ जाना पड़ रहा है भैया, क्योंकि हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, उसके बाद क्या, डीएनए रेप्लिकेशन, और उसके बाद क्या, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, डीएनए रेप्लिकेशन और इनका डिस्ट्रीब्यूशन डॉटर सेल में। ये कौन सा है कहानी में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन मीसोसोम की कहानी है। और इंपॉर्टेंट, इनसे भी ज्यादा जो छूट जाती है लाइन, दे आल्सो हेल्प इन रिस्पायरेशन एंड सिक्रेशन प्रोसेस, ये लाइन छूट जाती है कि दे आल्सो हेल्प इन रिस्पायरेशन एंड सिक्रेशन प्रोसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक जो है कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो क्या हुआ, प्रोसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये बात भी छूट जाती है, इसे याद रखना है कि ये हेल्प करती है सेल वॉल फॉर्मेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन और उसके डिस्ट्रीब्यूशन में डॉटर सेल में। ये और भी जगह काम करती है, जैसे हेल्प करती है रिस्पायरेशन में, सिक्रेशन प्रोसेस में, टू इंक्रीज करके सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। एक्सटेंशन तो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और एंजाइमेटिक कंटेंट में, ठीक है। इतनी कहानी हो गई, इतनी कहानी हो गई मीजोसोम की। मीजोसोम वहां पढ़ना था, इसीलिए वहां जल्दी कर दिया था कि आगे चलो। इन सम प्रोकैरियोट, जैसे साइनोबैक्टीरिया, क्या नाम है, ब्लू ग्रीन एल का प्रोकैरियोट होता है, ठीक है। दे आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू साइटोप्लाज्म। अब साइनोबैक्टीरिया में जब हम देखते हैं प्रोकैरियोट में ही, तो क्या देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन तो प्रोकैरियोट में है मीजोसोम के रूम में, और भी कुछ मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन हो जाता है उसके साइटोप्लाज्म में। और क्या होता है साइटोप्लाज्म में एक्सटेंशन से, बनता है क्रोमेटोफोर, और ये क्रोमेटोफोर कंटेंट रहता है कुछ पिगमेंट से। कैसे बनता है, मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन साइटोप्लाज्म, और किसमें बनता है, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गा में, प्रोकैरियोट में, ठीक। लाइन याद रहेगी, लाइन याद रहेगी, लाइन याद रखेंगे कि साइनोबैक्टीरिया में जो कुछ सम प्रोकैरियोट लाइक साइनोबैक्टीरिया, कुछ और भी हैं लेकिन साइनोबैक्टीरिया सीधे नाम दे रहा है, इसमें जो साइटोप्लाज्म का मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन एक्सटेंशन इनटू साइटोप्लाज्म, ये मेम्ब्रेन क्या होता है,
साइटोप्लाज्म तक एक्सटेंशन कर जाती हैं। क्या होता है, कुछ मेम्ब्रेन जो है फैल जाती हैं साइटोप्लाज्म में और क्या बनाती हैं, कर्मेटोफोर। और इस कर्मेटोफोर के पास क्या होता है, पिगमेंट होता है। याद रखेंगे भाई, याद रखेंगे कि कुछ मेम्ब्रेन फैल के साइटोप्लाज्म में चली जाती है और वहां कर्मेटोफोर बनाती है जो कंटेंट रहता है पिगमेंट से। ये हो गया, क्रोमेटोफोर भी बनता है प्रोकैरियोट में, मीजोसोम भी बनता है। आगे चलिए भाई, बैक्टीरिया सेल में भी मोटाइल या नॉन मोटाइल, बैक्टीरियल सेल जो है मोटाइल या नॉन मोटाइल होता है। अगर मोटाइल है बैक्टीरिया सेल तो उसके पास क्या पाया जाएगा, फ्लैजिला, फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला। मतलब उसके सेल वॉल पे एक क्या होगा, फिलामेंटस एक्सटेंशन, एक फिलामेंट निकलेगा, सेल वॉल एक्सटेंट फैल के निकालेगी, उसे क्या कहेंगे, फ्लैजिला। और फ्लैजिला के प्रेजेंटेशन में क्या होगा, बैक्टीरिया मोटाइल होगा। ठीक है, मोटाइल होने के लिए क्या कंडीशन है, फ्लैजिला। ठीक है, बैक्टीरिया शो ए रेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला, नंबर भी शो करती है बहुत से नंबर में और अरेंजमेंट भी शो करती है फ्लैजिला का। ठीक है, बहुत सारे अरेंजमेंट भी शो करती है, बहुत सारे फ्लैजिला के नंबर भी बैक्टीरिया शो करती है। जो बैक्टीरिया फ्लैजिलम है, सिंगल की बात करें, फ्लैजिलम ये 3 पार्ट में बना होता है। फ्लैजिलम कौन कौन, एक पहला पार्ट होता है फिलामेंट, दूसरा पार्ट होता है हुक और तीसरा पार्ट होता है बेसल बॉडी। याद रखेंगे कि जो बैक्टीरियल फ्लैजिलम है जो मोटिलिटी का कारण है 3 पार्टों का मिलकर बना होता है। कौन कौन, फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। जिसमें फिलामेंट जो होता है सबसे लंबा पार्ट होता है और सेल सरफेस से बाहर की तरफ, जो ये सेल वाल की सेल सरफेस से जहां से एक्सटेंशन हुआ है बाहर की तरफ जो है फैला होता है। कौन, फिलामेंट। तो फिलामेंट क्या हुआ, लॉन्गेस्ट पोर्शन है और एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड ऑफ बॉडी। ठीक है, ये कहानी हो गई फ्लैजिला की। अब फ्लैजिला के बाद बात करते हैं पिलाई और फिम्ब्राई की। ये भी सरफेस स्ट्रक्चर नहीं है, सरफेस पे ही पाए जाते हैं बैक्टीरिया के, लेकिन इनका मोटिलिटी में कोई रोल नहीं होता है। इस चीज को याद रखना पड़ेगा कि पिलाई और फिम्ब्राई भी फ्लैजिला की तरह कहाँ पाए गए, सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया पे ही पाए गए, लेकिन इनका कोई रोल नहीं है मोटिलिटी में, सिर्फ फ्लैजिला का रोल है। याद रहेगा ये लाइन, ये लाइन याद रहेगी। द पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन का बना हुआ है, जो बाहर पाया जा रहा है पिलाई। ठीक, कैसा स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, किसका बना है, प्रोटीन का बना है, एक स्पेशल प्रोटीन का बना है। उसी तरह फिम्ब्राई की बात करें तो ये भी स्मॉल ब्रिस्टल लाइक, जो ब्रश करते हैं उस पर जो ये दांत रगड़ने के लिए बने होते हैं धागे, वैसे ब्रिस्टल लाइक फाइबर सपोर्टिंग आउट ऑफ सेल ये भी रहता है, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इन सम बैक्टीरिया दे आर नो टू हेल्प अटैचमेंट। इसका फिम्ब्राई का काम क्या हो सकता है, कुछ बैक्टीरिया में अटैचमेंट का काम करता है, मतलब जोड़ने का, किससे, बैक्टीरिया को रॉक स्ट्रीम में, अगर कोई रॉक स्ट्रीम है, झरना है, बैक्टीरिया बह रहा है, कोई रॉक आ गया तो ये फिम्ब्री उससे अटैच हो जाएगा और बैक्टीरिया को होल्ड कर देगा। also टू होल्ड होस्ट टिश्यू। ठीक है, ये होल्ड कर देगा, लेकिन इनका मोटिलिटी में कोई रोल नहीं है, याद रखिएगा। पिलाई फिम्ब्री का ये भी आउटर लेयर पर पाए जाने वाले, आउटर सरफेस पे पाए जाने वाले स्ट्रक्चर हैं, लेकिन जहाँ मोटिलिटी की बात करेगा वहाँ सिर्फ फ्लैजिला की बात करेगा। जब फ्लैजिला की बात करेगा तो फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी होंगे इसके 3 पार्ट, जिसमें सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन जो होगा, ठीक है, और आउटसाइड द बॉडी वो फिलामेंट होगा। चीजें याद रखेंगे गुरु, चीजें याद रहेंगी, जहां जहां से सवाल बनता है मैंने स्टार बनाया है, आप भी बनाइए बुक में, चीजें याद रहेंगी। ठीक है, अब ये पढ़ लेते हैं थोड़ा राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी। वीडियो लंबी बन रही है, हमें मालूम है 15-20 मिनट की वीडियो हम बनाएं तो ज्यादा प्रॉफिट होगा ये बात हम भी जानते हैं। ठीक है, व्यूअर बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लेकिन यार कोर्स खत्म नहीं होगा, क्योंकि लगातार पढ़ाने का जो मजा है वो 10 मिनट का वीडियो बनाए फिर गैप करे फिर बनाए, सिर्फ इसलिए तो ये बड़ी बड़ी वीडियो बन रही है, लेकिन हमें कोर्स भी खत्म करना है। ठीक है, तो आइए राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी, मैंने कहा था ना इंक्लूजन बॉडी भी हम लोग पढ़ेंगे, मीसोसोम पढ़ लिए, इंक्लूजन बॉडी भी पढ़ेंगे। तो आइए 5 मिनट का खेला बचा है। इन प्रोकैरियोट, अगर प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं
तो राइबोसोम पाया जाता है। यूकैरियोट प्रोकैरियोट हम पढ़ के आ रहे हैं, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये भी पढ़ के आ रहे हैं। तो राइबोसोम एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल, किसके साथ जुड़ा रहता है? जो सेल का प्रोकैरियोट में सेल है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, इनर पार्ट है ना उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उससे ये राइबोसोम जुड़ा होता है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है क्वेश्चन मार्क टाइप का, राइबोसोम किस पार्ट के प्रोकैरियोटिक के किस मेम्ब्रेन से अटैच रहता है, ठीक है, कहाँ से एसोसिएट रहता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और क्या होता है? साइज इसका 15 nm बाई 20 nm इन साइज, और क्या 2 सब यूनिट का मिलकर बना होता है। ये सवाल पूछता है कौन प्रोकैरियोटिक में वो 2 सब यूनिट कौन है राइबोसोम के? 50S और 30S, और दोनों सब यूनिट जब आपस में मिलते हैं तो किस टाइप का राइबोसोम बनाते हैं? 70S, इसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। इस लाइन को हमें याद रखना है। ठीक, ये राइबोसोम जो दोनों में पाया जाता है, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। ये 2 चीजें तो जानते ही हम क्वेश्चन के लिए। तीसरा ये जानते हैं कि एसोसिएट रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोकैरियोट में, और ये 2 सब यूनिट का बना होता है। देगा 50S प्लस 30S सब यूनिट फाउंड इन प्रोकैरियोट राइबोसोम, और 50S और 30S मिलकर क्या बनाते हैं टुगेदर? 80S नहीं, 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं, याद रखेंगे। और राइबोसोम साइट क्या है? 8 से पढ़ते आ रहे हैं यार, 6 से भी, कि राइबोसोम इज ए साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ये बात हम पढ़ते आ रहे हैं क्या, कि राइबोसोम साइट है प्रोटीन सिंथेसिस की। ठीक है कई बार ऐसा होता है कि जो राइबोसोम है वो क्या करते हैं? सिंगल mRNA मैसेंजर RNA, अभी सब पढ़ेंगे आगे डिटेल में 12 में, जब mRNA से अटैच हो लेते हैं और एक क्या बनाते हैं? एक चैन बनाते हैं, उसे कहते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। यहाँ बस इतना ही याद रखिएगा। क्या याद रखना है हमें? पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम क्या है, क्या है इनकी कहानी, बस इतना ही याद रखना है। बाकी डिटेल में पढ़ना है कि किस तरह mRNA के साथ काम होता है। ठीक है, तो और mRNA चेंज होता है प्रोटीन में, सारी चीजें पढ़नी है डिटेल में। बस यहाँ याद रखेंगे ये पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम टर्म क्या आया? टर्म ये आया कि जब राइबोसोम, कोई भी राइबोसोम, बहुत सारे राइबोसोम जब mRNA सिंगल mRNA से अटैच हो जाए तो उस चैन जो बनती है उस चैन को कहते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम तो आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे एक से ज्यादा राइबोसोम की कहानी है। पॉलीसोम भी याद रखिएगा। ठीक, राइबोसोम और पॉलीसोम, जो राइबोसोम होता है पॉलीसोम में वो ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन। जो सेवरल राइबोसोम अटैच हुए सिंगल mRNA से और एक चैन बनाए जो पॉलीसोम हुआ, उसमें पॉलीसोम में जो राइबोसोम है सेवरल राइबोसोम, वो क्या करते हैं? इस mRNA को प्रोटीन में चेंज करते हैं, ट्रांसलेट माने चेंज करते हैं। ये चीजें हमें डिटेल में पढ़नी है, बस यहाँ इतनी काम याद रखना है। क्या काम याद रखना है भाई? स्टार बनाते चलना हूँ। राइबोसोम, जो सेवरल राइबोसोम है जो मिलके mRNA से पॉलीसोम बनाए, और ये सेवरल राइबोसोम mRNA को चेंज करते हैं इनटू प्रोटीन। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। प्रोकैरियोट में 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है जिसमें सब यूनिट क्या है? 50S प्लस 30S। ठीक है, राइबोसोम एसोसिएट रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल से। साइज अगर मन करे तो याद कर लीजिएगा 15 nm बाई 20 nm इन साइज, और मेड ऑफ 2 सब यूनिट। ये तो बात हो गई। ये हो गई भैया राइबोसोम प्रोकैरियोट की कहानी। जो सवाल आएगा यहीं से आएगा, 2-3 लाइनों से। सब यूनिट से आएगा, कौन सी 70S टाइप है इससे आएगा। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस से पता है, पॉलीसोम क्या है ये आ सकता है, और पॉलीसोम का राइबोसोम क्या काम करता है अगर यहाँ से क्वेश्चन आया। और 12 में बहुत डिटेल पढ़ना है। इंक्लूजन बॉडी की बात करिए थे हम प्रोकैरियोट में, हमने वहां कहा था वो रिजर्व मटेरियल की कहानी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए वो बात आ गई। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन ए साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी से सीधे सवाल पूछता है, पहले तो ये पाया कहाँ जाता है? प्रोकैरियोट में। कहानी इसकी क्या है? रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन कहाँ? साइटोप्लाज्म में, इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। सीधा इंक्लूजन बॉडी में पूछेगा कहाँ पाया गया? प्रोकैरियोट में। क्या है इसमें? रिजर्व मटेरियल है जो प्रोकैरियोटिक सेल स्टोर हो रही है कहाँ? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये हो गया इंक्लूजन बॉडी की कहानी।
ठीक है। और ये इंक्लूजन बॉडी किसी मेम्ब्रेन सिस्टम से नहीं बंधी होती है, ये फ्री होती है साइटोप्लाज्म में। ये भी भाई लाइन अच्छी है कि बनी होती है कि नहीं बनी होती है, सवाल में पता चले देता गया ऑप्शन और उसमें डाल दिया इस इंक्लूजन बॉडी को। तो हमें याद रखना पड़ेगा कौन सा ऑर्गेनेली पूछ दिया कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, प्रोकैरियोटिक से मतलब नहीं है, सीधे डाला गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, इंक्लूजन बॉडी। तो हमें याद रखना चाहिए कि इंक्लूजन बॉडी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, फ्री होता है किसमें, साइटोप्लाज्म में। पाया किसमें गया, प्रोकैरियोट में। क्या है, रिजम मटेरियल है, ठीक है। ये बातें हमें याद रखनी है इंक्लूजन बॉडी के बारे में। अब क्या क्या है इसमें, फास्फेट ग्रेनुलस, साइनोफाइसिया ग्रेनुलस, ग्लाइकोजन ग्रेनुलस, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ साइटोप्लाज्म। दैट इज कौन है वो, फास्फेट ग्रेनुलस हो सकता है, साइनोफाइस ग्रेनुलस हो सकता है, ग्लाइकोजन ग्रेनुलस हो सकता है, ठीक है। आपका मन करेगा इंक्लूजन बॉडी में तो इनका नाम भी याद रख सकते हैं। ग्रेनुलस सबके आगे लगना है, फॉस्फेट का है, साइनोफाइसिन का है और ग्लाइकोजन का है, ठीक है। गैस बैकुल आर फाउंड इन, गैस बैकुल कहाँ कहाँ मिलते हैं, सीधा सवाल पूछता है। गैस बैकुल कहाँ मिलते हैं, गैस बैकुल फाउंड इन ब्लू, ग्रीन और पर्पल एंड ग्रीन फास्फोथेटिक बैक्टीरिया। कहाँ कहाँ मिले, ठीक है, ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन, ब्लू, ग्रीन, पर्पल और ग्रीन में फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया है उनमें क्या पाया गया, गैस बैकुल पाया गया, गैस बैकुल्स पाया गया, जिसमें बैकुल्स में गैस फिलअप रहते हैं। किसमें किसमें एग्जांपल, सीधा क्वेश्चन है गुरु, ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, ठीक है। ब्लू, ग्रीन, इसको हम इंपॉर्टेंट है, इसको भी रेड से स्टार बना देने भाई। गैस बैकुल कहाँ पाया गया, ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। इंक्लूजन बॉडी क्या है, रिजर्व मटेरियल है, सीधा स्टार बना दें। और इस पे कोई मेम्ब्रेन फाउंड नहीं होती है। ये सब नीट के सीधे सवाल है भाई। और ये रेड से नहीं बनाया तो बना दूं भाई, आपको याद रखे राइबोसोम पोलिसोम क्या करता है, ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन। है इतना याद रखना है इसके बारे में, पोलिसोम के बारे में। पॉलीराइबोसोम के बारे में आगे हायर क्लास में, क्लास 12 में बहुत डिटेल में पढ़ना। अब बात है देखिए यूकैरियोटिक सेल की, इसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। क्यों, क्योंकि आज के लिए काफी, आज इतनी चीजों को कंप्लीट कीजिए यहाँ तक। अभी सुबह ही एक लेक्चर और भी डाला था, इसके आगे वो सेल थ्योरी के बारे में, थोड़ा बहुत प्रोकैरियोट के बारे में, और यहाँ तक की बात कर लिया। अब यूकैरियोट की बात करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक। यहाँ तक की चीजें कंप्लीट कीजिए, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।